नमस्कार दोस्तों, मैं शशांक सिंह आप सभी का आईएएस पॉइंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने अध्ययन कार्य को धीरे धीरे हमारी टीम के साथ आगे बढ़ा रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस समय हम लोग एनसीईआरटी में मानव पूंजी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। उसी सिलसिले में आज हमारा जो अगला टॉपिक है वह है भारत में मानव पूंजी निर्माण की स्थिति। यानी हम ये कह सकते हैं कि भारत में मानव पूंजी का जो निर्माण होता है उसका सिनेरियो क्या है, सिचुएशंस क्या है, वह सभी कुछ हम सभी लोग आज इस वीडियो लेक्चर में अध्ययन करेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे। तो दोस्तों, यदि आप सभी ने अभी तक आईएएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आईएएस पॉइंट के द्वारा अपलोड होने वाली समस्त वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो दोस्तों, आइए अब हम शुरू करते हैं। भारत में मानव पूंजी निर्माण की स्थिति क्या है। इस खंड में हम भारत में मानव पूंजी निर्माण का विश्लेषण करने जा रहे हैं। यानी कि यह जो वीडियो लेक्चर है यह आप लोगों के लिए परीक्षा की दृष्टि से, जो लोग इकोनॉमिक्स, देश में क्या चल रहा है, देश की अर्थव्यवस्था कैसी है, या हमारे देश के जीडीपी क्या है, यह सब कुछ जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसलिए हम सभी को जानना बहुत आवश्यक है। और वैसे भी हम एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, तो यूपीएससी एस्पिरेंट को सभी कुछ जानना जरूरी होता है, क्योंकि कल को हम एक डीएम होंगे, हम एक आईपीएस अधिकारी होंगे, या यूपीएससी में 24 सर्विसेज होती हैं, तो हम कुछ भी होंगे तो हमको देश में होने वाली सभी कुछ सारी एक्टिविटी के बारे में नॉलेज होना चाहिए। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि मानव पूंजी निर्माण शिक्षा, स्वास्थ्य, कार्यस्थल प्रशिक्षण, प्रवसन और सूचना निवेश का परिणाम है। जैसा कि इसके पहले की जो भी वीडियोज अपलोड की गई हैं आईएएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर, उसमें मैंने आपको बताया है कि मानव पूंजी का निर्माण कहाँ कहाँ से होता है। अब उसी की स्थिति जानना है हमको इस वीडियो लेक्चर में। तो मानव पूंजी का निर्माण शिक्षा से होता है। भाई, जब कोई पढ़ेगा लिखेगा, जैसे हम लोग पहले गांव में समाज में ये कहा जाता था कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। बट ऐसा नहीं है। आज खेल कूद करके भी लोग नवाब बन रहे हैं। नवाब कहने का मतलब मेरा ये है कि सक्सेस हो रहे हैं। आज जो खिलाड़ी हैं, चाहे वो बैडमिंटन का हो, चाहे टेनिस का हो, चाहे क्रिकेट का हो, चाहे वॉलीबॉल का हो, चाहे फुटबॉल का हो, चाहे हॉकी का हो, तो एवरी सेक्टर, हम ये नहीं कह सकते हैं कि खेलने कूदने से कोई महान नहीं होता है। खेलने कूदने से भी महान होता है, पढ़ने लिखने से भी महान होता है। तो दोस्तों, जब हमको शिक्षा रहेगी तभी हमको वैल्यू पता चलेगा कि हमको पढ़ना है या पढ़ाई में कौन कौन सी पढ़ाई करनी है, एजुकेशन कितना हायर लेना है, कितना लो हम में हैं, हम खेल कूद कौन सा करना है। तो ये सब कुछ पढ़ाई से ही होगा। और कोई पढ़ तभी पाएगा जब वो स्वस्थ होगा। तो इसीलिए स्वास्थ्य की भी आवश्यकता है। अब कोई लाख पढ़ ले, लेकिन उसको हम सिर्फ थ्योरी ही पढ़े हैं और प्रैक्टिकली नॉलेज हमको है नहीं, तो हम सक्सेस तब भी नहीं हो पाएंगे। इसलिए क्या है कि कार्यस्थल प्रशिक्षण भी जरूरी है। और किसी भी चीज की हमको जानकारी मिले, इसके लिए सूचना भी जरूरी है। जब तक हमको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी तब तक हम कहाँ जान पाएंगे कि क्या क्या हो रहा है, क्या हमको करना चाहिए, समय की मांग क्या है, हमारे देश में करंट सिनेरियो क्या क्या चल रहा है। ये सारी चीजें हमको सूचना के द्वारा पता चल जाती हैं। तो हमें ये लगता है कि यह चैप्टर पढ़ने के बाद या ये वीडियो देखने के बाद आपको ये आपके जो भी डाउट्स होंगे सारे क्लियर हो जाएंगे कि मानव पूंजी क्या है, कैसे निर्मित होती है, मानव पूंजी में निवेश कैसे किया जाता है, और भौतिक पूंजी क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। ये सब कुछ मैं इसके पहले वाली वीडियो में बता ही चुका हूं। इनमें से शिक्षा और स्वास्थ्य मानव पूंजी निर्माण के दो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हैं। अगर अब यहाँ आपका एक क्वेश्चन बनता है कि मानव पूंजी निर्माण के दो प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं, तो आप क्या आंसर लिखेंगे? शिक्षा और स्वास्थ्य। हम जानते हैं कि हमारे देश की प्रशासन
व्यवस्था संघीय है। बिल्कुल सही। जिसमें केंद्र, राज्य तथा स्थानीय निकाय, नगर निगम, नगर पालिका, ग्राम पंचायत आदि हैं। अब नगर निगम, नगर पालिका ये सब शहरों में होती हैं। जो लोग शहरों में रह रहे होंगे उनको पता होगा कि नगर निगम क्या है, नगर पालिका क्या है। अब जो लोग गांव में रहते हैं उनको पता रहता है कि ग्राम पंचायत क्या है। तो शहर और गांव में सब अलग अलग से डिवाइड रहता है कि नगर निगम का ये कार्य है, नगर निकाय का ये कार्य है, नगर पालिका का ये काम है, और ग्राम पंचायत का ये कार्य है। तो सबके अलग अलग कार्य डिवाइड रहते हैं। भारत के संविधान ने सभी स्तर के प्रशासकीय निकायों के कार्यों, दायित्वों को भी बहुत स्पष्ट रूप से निर्धारित किया है। इसी प्रकार शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों पर व्यय तीनों है, प्रशासकीय स्तरों पर साथ साथ वहन किया जाता है। जो भी शिक्षा और स्वास्थ्य पर व्यय होता है, इनके कहने का मतलब यह है कि वह सब प्रशासकीय स्तर से ही वहन किया जाता है। बिना प्रशासकीय स्तर यानी कि प्रशासन से अप्रूवल के, प्रशासन की परमिशन के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। स्वास्थ्य क्षेत्र का विस्तृत विश्लेषण अध्याय 8 में किया जा चुका है, जैसा कि चैप्टर 8 में। अतः यहां हम केवल शिक्षा क्षेत्र का विश्लेषण करेंगे। अध्याय 8 में हम लोग जानेंगे स्वास्थ्य के बारे में, और इस अध्याय में हम अभी शिक्षा क्षेत्र के विषय में ही एनालिसिस करेंगे। क्या आप जानते हैं कि भारत में शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था की देखरेख कौन करता है? ऑब्वियसली ये एक प्रश्न उठता है हम लोगों के मन में कि आखिर इसका मैनेजमेंट किसके पास है, इसका प्रबंधन किसके पास है, इसका संरक्षण किसके पास है, कौन है जो शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था की देखरेख करता है। आइए अब हम आगे उसके भी बारे में जानेंगे। भारत में शिक्षा क्षेत्र के विश्लेषण से पूर्व यहां हम शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रकों में सरकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता पर विचार करेंगे। हम जानते ही हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य की देखभाल निजी तथा सामाजिक लाभों को उत्पन्न करता है। इसी कारण इन सेवाओं के बाजार में निजी और सार्वजनिक संस्थाओं का अस्तित्व है। जैसा कि इसका मोटा मोटा अर्थ ये समझिए कि शिक्षा और स्वास्थ्य ये दोनों क्षेत्र में गवर्नमेंट सेक्टर भी इन्वॉल्व है और प्राइवेट सेक्टर भी इन्वॉल्व है। शिक्षा और स्वास्थ्य पर व्यय महत्वपूर्ण दीर्घकालिक प्रभाव डालते हैं और उन्हें आसानी से बदला नहीं जा सकता। इसलिए सरकारी हस्तक्षेप अनिवार्य है। मान लीजिए जब भी किसी बच्चे को किसी स्कूल या फिर स्वास्थ्य देखभाल केंद्र में भर्ती करा दिया जाता है जहां आवश्यक सुविधाएं नहीं प्रदान की जा रही हों, तो इससे पहले कि बच्चे को किसी अन्य संस्थान में स्थानांतरित यानी ट्रांसफर किए जाने का निर्णय लिया जाए, पर्याप्त मात्रा में हानि हो चुकी होगी। अब मान लीजिए मैंने किसी बच्चे को एडमिट करवाया और उसकी हालत और बद से बदतर हो गई, तो हम ये सोचें कि उसको हम ट्रांसफर करके किसी दूसरे हॉस्पिटल में ले जाएं रेफर करके, तब तक तो उसकी हालत और खराब हो चुकी होगी। तो इसके लिए हम इसमें ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, वही बताया जा रहा है आगे। यही नहीं, इन सेवाओं की व्यक्तिगत उपभोक्ताओं को सेवाओं की गुणवत्ताओं और लागतों के विषय में पूर्ण जानकारी नहीं होती। जानकारी नहीं होती तभी तो हम जाकर के फंस जाते हैं। तो किसी भी, चाहे स्कूल से हो, कॉलेज हो या हॉस्पिटल्स हो, हम कहीं भी जाएं शिक्षा या स्वास्थ्य के क्षेत्र में, तो सबसे पहले फर्स्ट थिंग ये है कि हमको उसके बारे में पूरी तरीके से नॉलेज कर लेना चाहिए, जानकारी ले लेनी चाहिए कि हाँ, हम जहाँ जा रहे हैं वह कॉलेज कैसा है, स्कूल कैसे हैं, हॉस्पिटल्स कैसा है, यहाँ की सर्विसेज कैसी हैं,
हमारा लॉस तो नहीं होगा। हम जिस एम से आए हैं, चाहे वो मरीज को लेकर के आए हों ठीक कराने के लक्ष्य से, या अपने बच्चे का एडमिशन कराएं उच्च शिक्षा के लक्ष्य से, तो हमारा वह एम, हमारा वह गोल सक्सेस होगा, इसका एनालिसिस पहले कर लेना चाहिए। इन परिस्थितियों में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करा रही संस्थाएं एकाधिकार प्राप्त कर लेती हैं और शोषण करने लगती हैं। कोई कोई होता है जो संस्थाएं ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं ना, वो अपना घर का खजाना समझती हैं, अपने पिता की संपत्ति समझने लगती हैं, जिसके कारण लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं और उनका शोषण होने लगता है। तो ऐसी स्थिति में लोग क्या करें? जैसा आप लोगों ने सुना होगा कि उपभोक्ता फोरम होता है कंप्लेन करने के लिए, आप वहां जाकर के कंप्लेन भी कर सकते हैं। यहाँ सरकार की भूमिका का एक स्वरूप यह हो सकता है कि वह निजी सेवा प्रदायकों को उचित मानकों के अनुसार सेवाएं देने तथा उनकी उचित कीमत उगाहने को बाध्य करें। वही बात है कि जो निजी सेक्टर हैं, जो अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो यही कर सकते हैं, गवर्नमेंट तो यही कर सकती है कि उनके स्टैंडर्ड निश्चित कर दे कि आपको जो भी सुविधाएं देनी है इसी रेट पर, इसी स्टैंडर्ड में पब्लिक को प्रोवाइड करनी है। भारत में शिक्षा क्षेत्र के अंतर्गत संघ और राज्य स्तर पर शिक्षा मंत्रालय तथा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद आती है। स्वास्थ्य क्षेत्र के अंतर्गत संघ और राज्य स्तरों पर स्वास्थ्य मंत्रालय और विभिन्न संस्थाओं के स्वास्थ्य विभाग तथा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आदि कार्य कर रहे हैं, जिसको हम लोग एम्स कहते हैं। यही है भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, एम्स ही है ये। जैसे हमारे जैसे विकासशील देश में जहां जनसंख्या का एक विशाल वर्ग गरीबी रेखा से नीचे जीवन बिता रहा है, जैसा कि मैंने पॉवर्टी वाले चैप्टर में आपको बताया था कि गरीबी क्या है, इसके रीजन्स क्या हैं, इसको कैसे दूर किया जा सकता है, ये सब कुछ जिन दोस्तों ने गरीबी वाला वीडियो नहीं देखा हो, आईएएस पॉइंट की यूट्यूब चैनल पर जाइएगा और प्ले लिस्ट में जा कर के वहाँ इकोनॉमिक्स वाले फोल्डर में जाएंगे तो वहाँ पर आपको गरीबी का वीडियो मिल जाएगा, सारे सीक्वेंस से अपलोड किए गए हैं। हम में से कई लोग बुनियादी शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं पर पर्याप्त व्यय नहीं कर सकते। यही नहीं, हमारी अधिकांश जनता अति विशिष्ट स्वास्थ्य देखभाल और उच्च शिक्षा का भार वहन नहीं कर पाती, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता। और जब पैसा नहीं रहेगा तो अपने बच्चों को उचित शिक्षा भी नहीं दिलवा पाएंगे और धन के ही अभाव में वह अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा ट्रीटमेंट भी नहीं करा पाएंगे। जब बुनियादी शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को नागरिकों का अधिकार मान लिया जाता है तो यह अनिवार्य है कि सभी सुपात्र नागरिकों को, विशेषकर सामाजिक दृष्टि से दलित रहे वर्गों को, सरकार ये सुविधाएं निःशुल्क प्रदान करें। 100% साक्षरता और भारतीयों की औसत उपलब्धियों में प्राप्त वृद्धि के लिए केंद्र तथा राज्य दोनों सरकारें पिछले कई वर्षों से अपने शिक्षा क्षेत्र पर व्यय में वृद्धि करती आ रही हैं। जैसा ये देखा जाता है कि एससी ओबीसी वर्ग को सरकार छूट दे देती है कि हाँ आप लोग एडमिशन में इतने छूट पा सकते हैं, करा सकते हैं, या स्वास्थ्य पे भी बहुत सारी छूट मिल जाती है। तो यही है जो हमारा टॉपिक था, निर्माण की स्थिति, वो सब यही था, कैसे कैसे क्या क्या होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को यह वीडियो लेक्चर काफ़ी पसंद आया होगा, काफ़ी यूजफुल आया होगा। अगर कोई भी डाउट्स हैं तो प्लीज़ साथियों आप कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट करके अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। हम लोगों की पूरी टीम आप सभी लोगों को शिक्षित करने के लिए, आप सभी लोगों को ऑफिसर बनाने के लिए समर्पित है। मैं आपको
पूरी तरीके से विश्वास दिलाता हूँ कि यदि आप इसी तरह IAS पॉइंट के साथ पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, तो श्योरली एक दिन हम आपको आपके लक्ष्य तक ज़रूर पहुंचाएंगे और आपके IAS, IPS, IFS, IRS या अन्य जितनी भी 24 सेवाएं हैं UPSC में, उन सेवाओं को प्रदान कराने का काम हमारी टीम जरूर करेगी, उस लक्ष्य तक जरूर पहुंचाएगी। हमें ये उम्मीद है। बस उसी लगन और मेहनत से आप सभी लोग अध्ययन करते रहिए। कुछ भी है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, आप हमारे IAS पॉइंट के इंस्टाग्राम चैनल पर जाकर के कोई भी आपको सुझाव देना है, कोई राय देनी है, कोई तकलीफ है, कोई समस्या है, आप मैसेज करके सारी समस्या का निवारण, सारे सुझाव अपने दे सकते हैं ताकि हम अपनी सेवाएं और बेहतर प्रदान करा सकें। तो दोस्तों, कल फिर हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ, एक नए ज्ञान के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें, अध्ययन करते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई करते रहें। तो दोस्तों, धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।